हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है नौकरशाही। नौकरशाही शब्द, जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, वास्तव में यह दो शब्दों यानी कि फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो और यूनानी भाषा से क्रेसी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ब्यूरो का अर्थ होता है लिखने वाली डेस्क और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। कहने का अर्थ है कि ब्यूरो द्वारा शासन या ऐसी डेस्क जिस पर बैठकर कोई भी निर्णय लिया जाता है, या यूँ भी कहा जा सकता है कि नौकरशाही का अर्थ डेस्क पर बैठकर कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित शासन तंत्र। साधारण रूप में नौकरशाही का अर्थ हुआ कि डेस्क पर बैठकर कार्यकर्ताओं द्वारा शासन। इसे दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि इसे असैनिक और प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा संचालित शासन तंत्र भी कह सकते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से कुशल और विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार नौकरशाही सेवकों का एक ऐसा संगठन है जो पद सोपान की व्यवस्था से गुथा हुआ है। इनकी नियुक्ति या भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर होती है। पद सोपान होता है कि किसी भी कर्मचारी के ऊपर उससे उच्च अधिकारी और उससे अगले उसका उच्च अधिकारी। प्रतियोगिता के पश्चात तथा नियुक्ति से पहले इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी नौकरी स्थायी होती है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें समय से पहले भी हटाया जा सकता है। इन लोगों से आशा की जाती है कि वे राजनीति में भाग नहीं लेंगे। इन्हें पद के अनुसार ही वेतन दिए जाते हैं। ये लोग एक निश्चित आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और पद से निवृत्त होने पर इन्हें पेंशन दी जाती है। नौकरशाही का मतलब सरकार देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और देश की सीमाओं को विदेशी आक्रमण से भी बचाती है। इसके अलावा यह आर्थिक विकास और सामाजिक बंदोबस्ती से संबंधित अपनी नीतियां और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। किसी भी देश के प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सिविल सेवाओं के विभिन्न विषयों से संबंधित सक्षम, न्याय संगत और सहानुभूति रखने वाले सक्षम अधिकारियों के एक समूह की आवश्यकता होती है। नौकरशाह वे व्यक्ति होते हैं जो इन सिविल सेवाओं से संबंधित होते हैं। ये नौकरशाह हमेशा पर्दे के पीछे रहते हुए कार्य करते हैं। नौकरशाही एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए करता है। कई सदियों पहले पश्चिमी नौकरशाही के आविष्कार ने मानव व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नेताओं की समस्या को हल करने में मदद की, जो हर गुजरते समय के साथ बड़ी और अधिक जटिल होती गई। भारत में नौकरशाही प्रभाव के दो अलग अलग भाग हैं: अतीत की ब्रिटिश परंपराएं और वर्तमान की लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य। एक औपनिवेशिक सरकार की साम्राज्यवादी परंपराओं को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नौकरशाही एक उल्लेखनीय प्रशासनिक विरासत थी। हालांकि औपनिवेशिक काल के अंत के बाद से भारतीय नौकरशाही के लिए माहौल बदल रहा है। नौकरशाही की प्रकृति। नौकरशाही को एक प्रबंधन दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक संरचित संगठन पर जोर देता है, जिसमें औपचारिक नियमों के अनुसार पदों और अधिकारों को परिभाषित किया जाता है। मैक्स वेबर ने भी नौकरशाही को विशिष्ट मामलों में सामान्य नियमों को लागू करने के लिए एक संस्थागत पद्धति को परिभाषित किया था, जिससे सरकार के कार्यों को निष्पक्ष और अनुमानित बनाया जा सके। नौकरशाही के लिए अलग अलग अर्थ प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि किसी राज्य की स्थायी सरकार बनाने वाली सरकारी कार्यालय या ब्यूरो की समग्रता, अर्थात वे लोग जो राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन के बावजूद जारी रखते हैं कार्यों को। सरकार के सभी सरकारी अधिकारी। इसके अलावा लाल फीता शाही से घिरे किसी भी असक्षम संगठन को संदर्भित करने के लिए यह एक सामान्य अभिशाप है या एक बुराई है। नौकरशाही संगठन की बुनियादी विशेषताओं इस प्रकार हैं। प्रथम है कार्यात्मक विशेषज्ञता।
श्रम विभाजन के सिद्धांत को अपनाकर एक कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाना है। कार्य का प्रत्येक भाग एक व्यक्ति को सौंपा जाता है जो उस प्रकार के कार्य में विशिष्ट होता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि वह अपने कार्य में महारत हासिल होता है या अनुभवी होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूर्व निर्धारित तरीके से करता है। इस तरह उच्च स्तर की कार्यात्मक विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है। दूसरी है प्राधिकरण का पदानुक्रम। एक अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों में से एक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं। एक अधीनस्थ अपने स्वयं के निर्णयों और कार्यों के लिए अपने श्रेष्ठ के प्रति जिम्मेदार होता है। विभिन्न स्तरों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आदेश देने के लिए प्राधिकरण के एक स्पष्ट रूप से परिभाषित पदानुक्रम की आवश्यकता है। प्रत्येक वरिष्ठ का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण होता है और यदि आवश्यक हो तो एक निर्दिष्ट तरीके से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने का भी अधिकार होता है। तीसरी है नियम और विनियम बनाना। कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अच्छी तरीके से परिभाषित नियम और विनियम निर्धारित किए गए हैं। काम के प्रदर्शन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। नियमों और प्रक्रियाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारी और कर्तव्य। प्रत्येक कर्मचारी अपने अधिकारों और किए जाने वाले कर्तव्यों को समझ सकता है। कार्य करते समय प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्य के व्यवस्थित निष्पादन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा अगली विशेषता है तकनीकी क्षमता। प्रत्येक नौकरी पद के लिए योग्यता निर्धारित है। उम्मीदवारों के पास तकनीकी क्षमता के आधार पर चयन और पदोन्नति का पालन किया जाता है। प्रक्रिया का निर्धारण। परिस्थितियां या कार्य पर विचार करके एक प्रक्रिया तय या तैयार की जाती है। प्रत्येक प्रक्रिया को किसी भी व्यक्ति द्वारा समय परीक्षण और अपनाने योग्य होना चाहिए। इसके अलावा है अगली विशेषता रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि प्रत्येक निर्णय जो भी निर्णय लिया जाता है उसकी एक संदर्भित कॉपी रखना। प्रत्येक निर्णय और कार्यवाही दस्तावेजों की संख्या में लिखने के बाद ही की जाती है। ड्राफ्ट फार्म और मूल दस्तावेजों दोनों ही भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित हैं। नौकरशाही मिंटबर्ग द्वारा पहचाने गए, या यूँ भी कह सकते हैं नौकरशाही के प्रकार। नौकरशाही को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नौकरशाही की मशीनी नौकरशाही या पेशेवर नौकरशाही। इसके अलावा भी कुछ और बताए गए हैं, जैसे मार्क्स ने भी अपनी बताए हैं कि अभिभावक नौकरशाही होती है, जातीय नौकरशाही होती है, संरक्षण नौकरशाही होती है और योग्यता आधारित नौकरशाही होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मिंटबर्ग के नौकरशाही की। तो जैसे कि इन्होंने बताई है मशीनी नौकरशाही, बेवर की आदर्श नौकरशाही अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण में और विनिर्माण सेवा और सरकारी संगठन के लिए उपयुक्त है। इसकी विशेषताएं जैसे कि नियम और विनिमय, विशेषज्ञता, आदेश की श्रृंखला और अव्यक्तता आदि होती है। पेशेवर नौकरशाही वह होती है जब बाहरी वातावरण जटिल होता है और आंतरिक संचालन भी जटिल होता है, तो संगठनों की ओर से पेशेवर नौकरशाही बनने की प्रवृत्ति होती है। नौकरशाही के पक्ष में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले है कि एक सरकार सामान्य प्रक्रिया से चलती है। राजनीति की प्रक्रिया जिसमें लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की गतिविधियां शामिल हैं और राजनीतिक रूप से निर्वाचित मंत्रियों की सहायता के लिए प्रशासन की प्रक्रिया जिसमें की गतिविधियां शामिल हैं। स्थायी नौकरशाही या सिविल सेवक। दूसरे तर्क दिया गया है कि नौकरशाहों को विभिन्न विषयों में पेशेवर रूप से भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है। कार्यात्मक और तकनीकी और विशेषज्ञ के साथ साथ प्रबंधकीय और सामान्यवादी जैसे कानून और व्यवस्था
बनाए रखने के लिए पुलिस बल, विदेश मामलों के लिए एक राजनयिक सेवा, लोक निर्माण विभाग या रक्षा के लिए तकनीकी सेवाएं, रेलवे और सीमा शुल्क आदि। अगली है प्रशासनिक तंत्र। सरकार की राजनीतिक शाखा के अधीन होता है, लेकिन व्यवहार में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरी दुनिया में किसी भी सरकार का एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। यह प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह साम्यवाद हो या समाजवाद, पूंजीवाद हो या यह एक प्रकार के समाज में मौजूद हो सकता है, चाहे वह तानाशाही हो या लोकतांत्रिक समाज हो। किसी भी देश के प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सक्षम और कुशल अधिकारियों के एक समूह की आवश्यकता होती है। कुशल, त्वरित, न्यायसंगत और सहानुभूतिपूर्ण सिविल सेवाओं के विभिन्न विषयों से यह संबंधित होती है। नौकरशाही के नुकसान या इसके ये कह सकते हैं कि विपक्ष में तर्क या इसकी सीमाएं। तो सबसे पहली है कठोरता। नौकरशाही के तहत नियम और कानून बहुत ही कठोर होते हैं। नियमों और विनियमों के कठोर अनुपालन से कर्मचारियों की पहल और रचनात्मकता को हतोत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों की ओर से भी बदलाव का विरोध है। इसका कारण यह है कि नौकरशाही कर्मचारियों को विफलताओं के लिए जिम्मेदारी से बचने की गुंजाइश प्रदान करती है। अगली है इसके विपक्ष का तर्क है या इसकी जो सीमा है वो है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही और कागजी काम बहुत ज़्यादा है। कई लोगों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद हर निर्णय लिया जाता है। इन चर्चाओं को कई दस्तावेजों में दर्ज किया जाता है। इन दस्तावेजों को लेने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता। नौकरशाही के पास बहुत सारी कागजी कार्यवाही होती है। लक्ष्य का विस्थापन। एक संगठन को विभिन्न इकाइयों अर्थात उप इकाइयों में विभाजित किया गया है। उप इकाई का उद्देश्य भी शीर्ष प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। एक समग्र व्यक्ति जो एक उप इकाई का प्रभारी है, संगठन के समग्र उद्देश्यों को दर्शाते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। ऐसे मामले में प्रबंधन को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल लगता है। कार्य की अवैयक्तिक प्रकृति। कर्मचारियों से भक्ति के साथ सेवा की अपेक्षा नहीं की जाती। यह उनमें अपनेपन की भावना को तेज नहीं करता। कर्मचारियों को संगठन की भलाई की परवाह नहीं है। यह काम की अवैयक्तिक प्रकृति का कारण है। सहयोग और समन्वय की विफलता। संगठनात्मक नियमों और विनियमों की स्थिति पर प्राथमिकता दी जाती है। कार्य मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं। यह काम के मुक्त प्रवाह को बाधित करता है, इसलिए यह प्रबंधन को आपसी सहयोग और समन्वय प्राप्त करने से रोकता है। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।